नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फुल एंड फाइनल में आपका स्वागत है। सीरिया में हो गया तख्ता पलट और टेंशन में आखिर क्यों नजर आ रहे हैं ईरान और इजराइल। जी हां, ईरान तो टेंशन में है ही, लेकिन इजराइल क्यों टेंशन में है ये भी आपको बताएंगे। आज शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। तो शाम 4 बजे की इन 4 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। ये देखिए, सीरिया में तख्ता पलट हुआ है, इराक को चेतावनी दी गई है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो विद्रोही जिन्होंने सीरिया पर कब्जा कर लिया वो इजराइल पर हमला तो नहीं कर देंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पेरिस से सामने आया है, जहां डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है ज़ेलेंस्की की, यूक्रेन के प्रेसिडेंट की। इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। कुर्स्क में रूसी सेना का प्रचंड ग्राउंड ऑपरेशन देखा गया। यूक्रेनी ठिकानों पर असॉल्ट यूनिट का हमला हुआ। जबरदस्त फायरिंग से यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान की खबर है। ये देखिए कुर्स्क की तस्वीरें। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुर्स्क में अभी भी किस तरह से भीषण जंग का सिलसिला जारी है, ये आप देख सकते हैं। जबरदस्त फायरिंग से यूक्रेनी सेना को यहां पर भारी नुकसान हुआ है और कुर्स्क में एक बार फिर रूस हावी होता हुआ नजर आ रहा है। रूसी सेना का ग्राउंड ऑपरेशन यहां बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कुर्स्क में ग्रैड MLRS से रूस ने हमला किया है। MLRS अटैक से यूक्रेनी ठिकानों में तबाही मच गई। यूक्रेनी वेपन डिपो, निगरानी पोस्ट को उड़ा दिया गया है। आर्मर्ड व्हीकल रूट को भी यहां पर किया गया है टारगेट। तो MLRS अटैक से यूक्रेनी ठिकानों में कैसी तबाही मची है ये आप देखिए। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर कुर्स्क की, जहां पर प्रचंड ग्राउंड ऑपरेशन रूसी सेना की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से MLRS अटैक से यूक्रेनी ठिकानों में मच गई है तबाही। आर्मर्ड व्हीकल रूट को भी यहां टारगेट किया गया है। यूक्रेनी वेपन डिपो और यूक्रेन की एक निगरानी पोस्ट को उड़ा दिया गया। और देखिए, सीरिया में कई जगहों पर असद की सेना ने पलटवार किया है। दमिश्क के पास डोमा से खबर आ रही है, विद्रोहियों पर यहां पर फायरिंग की गई। सीरियाई सेना की फायरिंग में 2 लोगों की जान भी चली गई है। 2 लोगों की मौत की खबर यहां से आ रही है। दमिश्क के बिल्कुल पास का ये डोमा इलाका है, जहां पर ये भारी फायरिंग हुई है और बशर अल असद की सेना की फायरिंग में 2 लोगों की जान चली गई। और दमिश्क के बाहरी इलाके में असद सेना की फायरिंग की खबर सामने आ रही है। यहां पर HTS के विद्रोहियों को किया जा रहा है टारगेट। बशर अल असद की सेना यहां पर विद्रोहियों का मुकाबला कर रही है। फायरिंग की चपेट में आया कार सवार विद्रोही। ये उस दौरान की तस्वीरें इस वक्त अब आपके सामने। ये देखिए तस्वीरें, इसी मलबे में दबने की वजह से इस HTS लड़ाके की मौत हो गई। और अहम खबर है, पूर्वी सीरिया में आमने सामने की जंग चल रही है। कुर्द लड़ाकों और विद्रोहियों के बीच चल रही है भीषण लड़ाई। देर अल जोर के पास हो रही फायरिंग से मची हुई है दहशत। पूर्वी सीरिया में कब्जे की कोशिश में है विद्रोही और इसी की वजह से इस इलाके में इस वक्त जोरदार जंग की खबर।
ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सेना की फायरिंग में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। विद्रोही गुटों और बशर अल असद की सेना के बीच कई जगहों पर मुकाबला चल रहा है। दमिश्क के पास डोमा में 2 लोग मारे गए हैं। वहीं फायरिंग की चपेट में एक कार सवार विद्रोही कैसे आ गया, आप ये देखिए। इसी मलबे में दबकर इस शख्स की मौत हो गई। वहीं पूर्वी सीरिया से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि अभी भी इस इलाके में कैसे आमने सामने की जंग जारी है कुर्द लड़ाकों और विद्रोहियों के बीच। और वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पूरी तरह से विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। विद्रोहियों के कब्जे के बाद दमिश्क में जश्न मनाया गया है। दमिश्क की सड़कों पर उमड़े हजारों लोग, भीड़ ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया है। ये तस्वीरें आपके सामने। बशर अल असद के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, ये देखिए। अल्लाहु अकबर। और जल्दी से एक दूसरे वॉर फ्रंट से आ रही खबर का आपको इल्म करा दें। उत्तरी गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला हुआ है। अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस को यहां पर टारगेट किया गया है। डायरेक्ट फायरिंग में एम्बुलेंस को भारी नुकसान पहुंचा है। एम्बुलेंस में हमास के लड़ाकों के होने का किया गया है दावा। ये देखिए तस्वीरें गाजा से। और वहीं दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में भारी प्रदर्शन हो रहा है। पार्लियामेंट के सामने जुटे हुए हैं हजारों प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति यून युक योल के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने की मांग की जा रही है। मार्शल लॉ लगाने का विरोध कर रहे हैं ये तमाम लोग, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में इस वक्त प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। और देखिए, इन 3 अहम खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्टीन हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दीपक वोरा सर हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर। पिछले करीब 12 घंटे से सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद लापता हैं। जी हां, पिछले 12 घंटे से असद का कोई पता नहीं, वो किसी से संपर्क में नहीं है। अल असद के रूसी विमान से भागने की खबर सामने आ रही है। सुबह 4:48 पर दमिश्क से उड़ा बशर अल असद का विमान। विद्रोहियों के दमिश्क पर कब्जे के बाद से ही अल असद पूरी तरह से गायब हैं। वो कहां हैं किसी को नहीं पता। और बशर अल असद के विमान का नहीं मिल रहा है रडार लोकेशन। पश्चिमी होम्स के अल अंज इलाके में रडार से दरअसल यह विमान अचानक गायब हो गया। सुबह 5:10 का वो वक्त था जब रडार से गायब हो गया बशर अल असद का विमान। अचानक 1600 फीट नीचे आकर रडार से गायब हुआ है असद का विमान। ये अपने आप में चौंकाता है। असद के विमान को लेकर अधिकारी भी कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अचानक 1600 फीट नीचे आता है विमान और उसके बाद रडार से गायब हो जाता है। तभी से कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये विमान कहां लैंड हुआ भी या नहीं। तमाम तरह के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिल पाया है। असद की लोकेशन को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। और वहीं बशर अल असद को लेकर सीरिया के पीएम ने बयान दिया है। असद कहां है पता नहीं, यह कहा गया है सीरियाई पीएम की तरफ से। आखिरी बार कल शाम को बात हुई थी। सीरिया के सभी मंत्री अभी दमिश्क में मौजूद हैं, यानी सीरियाई पीएम के साथ जो सरकार के मंत्री हैं
वो दमिश्क में ही मौजूद हैं, लेकिन बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग गए हैं। ये खबर सामने आ रही है। वो कहां गए हैं ये किसी को नहीं पता, यहां तक कि सीरियाई पीएम को भी इसकी कोई जानकारी नहीं। और देखिए, बशर अल असद पर विद्रोहियों का बड़ा ऐलान। असद पर $10 मिलियन के इनाम का ऐलान किया गया है। असद की जानकारी देने वाले को मिलेंगे $10 मिलियन। असद की लोकेशन को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है और विद्रोही गुटों की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि जो भी असद की जानकारी देगा उसे $10 मिलियन का भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त जीडी बख्शी साहब मौजूद हैं। बख्शी साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? बशर अल असद के बारे में कोई जानकारी है नहीं, अचानक उनका जो कार्गो विमान था, जो रशियन कार्गो विमान है, वो रडार से गायब होता है। उसके बाद से कोई पता नहीं चल पाया है। पीएम मौजूद हैं, पूरी कैबिनेट मौजूद है दमिश्क में, लेकिन बशर अल असद फरार हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि अगर बशर अल असद ने यह कदम नहीं उठाया होता तो उनका भी हाल सद्दाम हुसैन की तरह हो सकता था? नहीं, बेशक उनको वो तो खास टारगेट है। बहुत बुरी तरह से बदला लेंगे या लेने की कोशिश करेंगे ये लोग। आप जानते हैं ISIS के और अल कायदा के बंदे हैं और उनके बारे में तो कुछ टिप्पणी देने की ज़रूरत नहीं, उनकी खूंखारिता के बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि ये जहाज़ या तो तोरतौस या तो लताकिया एयरबेस था, वहाँ जा रहा था, रूस की तरफ जा रहा था। इसकी फ्लाइट पाथ से बिल्कुल क्लियर है। जो बेसिस हैं मेडिटेरेनियन सी कोस्ट के ऊपर, लताकिया और तोरतौस, इनमें से किसी एक बेस की तरफ जा रहा था। मेरे ख्याल लताकिया का ज़्यादा चांस लगता है, लेकिन लगता है कि इनको किसी शोल्डर फायर्ड मिसाइल से प्लेन को शायद शूट डाउन कर दिया है। डैमेज हो गया है, क्योंकि सडन इस तरह रडार से जाना यही मतलब बनता है। शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स भरे हुए हैं इस इलाके में, स्टिंगर्स वगैरह। तो उन्होंने, किसी ने भी इन पे शिस्त लेके ये फायर किया होगा और इनको गिराया होगा। देखिए, सीरिया की जो फौज का सडन कोलैप्स हुआ है, जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं वो बहुत हैरान हो रहे हैं कि साहब ये अच्छी रेपुटेशन वाली फौज थी, लेकिन लगता है कि इसका भी वही हाल हुआ है जो रिपब्लिकन गार्ड्स का हुआ था सन 2003 में। सारे टॉप कमांडर ब्राइब कर दिए थे, बगैर लड़े वो छोड़कर चले गए थे। उनको आश्वासन दिया गया था कि नई सरकार में साहब अच्छे ओहदे मिलेंगे आपको, और साहब का बेवकूफ़ बनाया गया, कोई ओहदा शोहदा नहीं दिया था। और उसके बाद वो सारे रिपब्लिकन गार्ड्स के जो सिपाही और अफसर थे वो ISIS बन गए थे और जाके सीरिया में ही घुस के वो लड़े थे। तो सीरिया की आर्मी का भी यही हाल हुआ लगता है। देखिए, इन्होंने इस साल के शुरू में कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर सीरिया इतनी जल्दी कैसे ढह गया, दमिश्क इतनी जल्दी कैसे ढह गया, और ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे मुमकिन हुआ। और इस बीच देखिए, सीरिया के राष्ट्रपति भवन में घुसे विद्रोहियों की तस्वीरें सामने आ गई। राष्ट्रपति भवन पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग चुके हैं सारे सीरियाई सुरक्षा कर्मी। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से राष्ट्रपति भवन पर कब्जे का ऐलान किया जा रहा है राइफलों से गोलियां दागकर। जरा सुनिए। مدخل قصر الجمهوري. هاي الدوام اللي صاروا بقصر الجمهوري. هاي الدوام اللي صاروا بقصر الجمهوري يا بشار الكلب. مدخل قصر الجمهوري. هاي الدوام اللي صاروا بقصر الجمهوري. هاي الدوام اللي صاروا بقصر الجمهوري يا بشار الكلب. مدخل قصر الجمهوري. ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत अहम तस्वीरें। राष्ट्रपति भवन पर पूरी तरह से विद्रोहियों का कब्जा है और ये साबित कर रही हैं ये दो तस्वीरें जो इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, किस तरह से विद्रोहियों ने पूरे राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में ले लिया है। अब यहां पर विद्रोहियों की हुकूमत चल रही है। जो सुरक्षा कर्मी पहले राष्ट्रपति भवन में तैनात हुआ करते थे वो यहां से भाग खड़े हुए हैं।
और यही नहीं, दमिश्क में जो बशर अल असद का घर है वहां पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। असद के घर के अंदर घुस गए हैं विद्रोही। विद्रोहियों ने असद परिवार के तस्वीरों को यहां से उतार फेंका है। विद्रोहियों ने असद के घर पर कब्जे का वीडियो भी बनाया है। ये देखिए तस्वीरें, बशर अल असद का ये आवास जहां पर अब पूरी तरह से विद्रोहियों का कब्जा है। यहां पर बशर अल असद और उनके परिवार से जुड़ी तस्वीरों को उठाकर फेंका जा रहा है और कब्जे का ऐलान करते हुए विद्रोही घर के अंदर घुसकर ये वीडियो बना रहे हैं। और राष्ट्रपति बशर अल असद के घर में लूटपाट करते दिखे हैं लोग। असद आवास में लूटपाट का एक वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, महिला विद्रोही भी घर में जाती नजर आई है। असद के आवास पर तोड़फोड़ की गई है और जमकर लूटपाट की गई है। यानी यहां पर दाखिल हुए लोग जो चाह रहे थे वो कर रहे थे। पूरी तरह से अराजकता की स्थिति साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आती है। दमिश्क में, सीरिया की राजधानी में, ये बशर अल असद का वो घर है जो अब पूरी तरह से विद्रोहियों के कब्जे में है और कब्जे के बाद जमकर लूटपाट की गई है। और वहीं सीरिया में विद्रोहियों ने अपना झंडा लहरा दिया है। 3 सितारों वाला नया झंडा सीरिया का लहरा दिया गया है। सीरिया में तख्ता पलट का यह सबसे नया सबूत हम आपको दिखाने जा रहे हैं। विद्रोहियों ने असद सरकार के खत्म होने का ऐलान कर दिया। इसी के साथ असद से आजाद हुआ दमिश्क, ये ऐलान किया गया है विद्रोही गुटों की तरफ से। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले जो सीरिया का, जिसे सीरिया का नेशनल फ्लैग कहा जाता है, उसमें जो सितारे थे वो हरे रंग के थे और इनकी संख्या थी 2। नए फ्लैग में जो विद्रोही गुटों ने जारी किया है उसमें सितारों की संख्या हो गई है 3 और इसका रंग हरे से बदलकर लाल कर दिया गया है। तो सीरिया में तख्ता पलट हुआ है। सीरिया में विद्रोहियों ने कब्जे का ऐलान कर दिया है। कह दिया गया है पूरे देश पर अब हमारा कब्जा है। दमिश्क पर कब्जे के बाद विद्रोहियों ने कहा सीरिया आजाद हुआ। असद के सीरिया छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने सत्ता हस्तांतरण का ऐलान किया है। विद्रोही गुट तहरीर अल शाम के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सरकारी संस्थानों से विद्रोहियों को दूर रहने को कहा है। सीरिया में तख्ता पलट को लेकर अमेरिका का भी आधिकारिक बयान आया है। बाइडेन सरकार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, ये कहा गया है। तो देखिए, सीरिया में विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। अब तमाम शहर पूरी तरह से विद्रोहियों के कब्जे में नजर आ रहे हैं। आइए आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। ये देखिए, अलेप्पो से ये सिलसिला शुरू हुआ था। अलेप्पो पर कब्जा किया गया, इदलिब, उसके बाद हमा और फिर होम्स की तरफ विद्रोही धीरे धीरे करके आगे बढ़े और फिर दमिश्क ढह गया। जी हां, जब हमा से होम्स की तरफ विद्रोही आगे बढ़े थे उसी वक्त यह कहा जा रहा था कि अब राजधानी का बचना मुश्किल है और अब दमिश्क पर भी पूरी तरह से कब्जा हो गया है विद्रोही गुटों का। और बशर अल असद, सीरिया के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा है। वो कहां गए हैं कोई नहीं जानता और अचानक से उनका विमान रडार से गायब हो जाता है। ऑगस्टीन सर, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि अभी अभी जिस आशंका का इजहार जीडी बख्शी सर की तरफ से किया गया उसमें यह भी कहा गया कि मुमकिन यह भी है कि कहीं उनके एयरक्राफ्ट को किसी ने शूट डाउन तो नहीं कर दिया। क्या इसकी संभावना है? क्या यह मुमकिन है? या फिर इस रशियन कार्गो प्लेन में इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद होती है कि वो रडार को चकमा दे सके? बहुत अच्छा सवाल है। इसका हमें मुमकिन तो है, लेकिन जिस तरह से मैं इसको फ्लाइट पाथ को देख रहा हूँ, जिस तरह से इसके जो ऑल्टीट्यूड, जिस तरह से इसने लूज किया है, इसको देख रहा हूँ। और IL-76 जिस जहाज से भागे हैं वो भारत में भी है, हम भी इस्तेमाल करते हैं इस जहाज को। और लो लेवल पे इसका जो फ्लाइंग है बहुत ही खूबसूरत है। तो धीरे से 1600 फीट पे अगर चले गए हैं तो इसका मतलब वो रडार से बाहर हो जाते हैं, रडार होराइजन से बाहर हो जाते हैं। और पॉसिबिलिटी यही है जो 2 बेस का साहब ने जिक्र किया, उसमें से एक में लैंड हुए हों और वहां से या तो पटरी या किसी बोट में डाल करके वाटर से धीरे धीरे इनको मेन लैंड रशिया, मॉस्को ले जाने की संभावना सबसे ज्यादा है।
दूसरी बात, एक मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा। जी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जहां जहां यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं पिछले एक डेढ़ चंद साल में, ये ऐसे ही प्रेसिडेंशियल पैलेस कुछ कर रहे हैं, बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा, जैसे देख रहे हैं, जैसे वेनेजुएला हम देखते हैं कि दुनिया भर की जो कूटनीति जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर रहा है, और जो डीप स्टेट है वो धीरे धीरे अपना फन फैला रहा है, वो बटी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही ऑगस्टीन साहब, और ये अपने आप में पूरी दुनिया के लिए चिंता का बड़ा सबब है। वहीं देखिए, एक और अहम खबर आपको बता दें, सीरिया से ही। सीरिया में नेशनल टीवी चैनल पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। सीरिया के नेशनल रेडियो ब्रॉडकास्ट सेंटर पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने सरकारी टीवी चैनल पर कब्जा किया और यहां से अपनी जीत का ऐलान कर दिया, सीरिया पर कब्जे का ऐलान कर दिया, तख्ता पलट का ऐलान कर दिया। और जानकारी यह भी कि दमिश्क का जो एयरपोर्ट है वो भी अब पूरी तरह से विद्रोहियों के कब्जे में आ गया है। दमिश्क के एयरपोर्ट पर हड़कंप मचा, एयरपोर्ट छोड़कर भागते नजर आए हैं लोग। ये देखिए तस्वीरें, एयरपोर्ट कर्मचारियों ने भी एयरपोर्ट को छोड़ दिया है। इस वक्त दहशत का माहौल एयरपोर्ट पर नजर आ रहा है। अब जानकारी ये मिल रही है कि पूरी तरह से विद्रोहियों ने दमिश्क के एयरपोर्ट को अपनी जद में ले लिया है। इस पर पूरी तरह से उनका कब्जा हो गया है। और ये देखिए, इस वक्त की 4 बड़ी खबरें जो हमने आपके सामने रखी। असद के घर में लूटपाट करते दिखे हैं लोग। दूसरी तरफ सीरिया में विद्रोहियों ने अपना नया झंडा लहरा दिया है, नेशनल फ्लैग सीरिया का बदल दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर, सरकारी टीवी चैनल से कब्जे का ऐलान कर दिया गया है। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है, ये ऐलान हो गया है। वहीं दमिश्क एयरपोर्ट पर हड़कंप वाली तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। एम्बेसडर वोरा, अब सवाल यह है कि सीरिया में तख्ता पलट तो हो गया, अल-कायदा और आईसिस के प्रभाव वाले जो विद्रोही गुट हैं उनका पूरी तरह से कब्जा हो गया है, तमाम महत्वपूर्ण संस्थानों पर वो काबिज हो गए। अब आगे क्या? धन्यवाद, आभारी हूं सर कि आपको मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल सर। कैन यू हियर? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, आप कंप्लीट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मौका मिला है फिर से आपसे सीखने का, जनरल बख्शी से और ऑगस्टीन साहब से। मैं अभी लौटा हूं बाहर से, तो मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूं और लाउंज में भी नहीं हूं, मैं वॉक पे से खड़ा हूं, तो कैमरा मेरे हाथ में है। अगर थोड़ा हिले तो क्षमा करिएगा। दूसरी मुबारक आपको देना चाहता हूं, जिस विस्तार से आपने कवरेज की है गाजा की और आपने की है यूक्रेन की, उसी तरह से आप सीरिया की कर रहे हैं। प्लीज बिलीव मी, मैं दिल से कह रहा हूं, द बेस्ट कवरेज ऑफ एनी चैनल इन एशिया। बहुत अच्छा लगता है। अब आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पे क्या हुआ है बहुत जल्दी से। ये सारा खेल सर गैस का है। 2010 में अमेरिकन ने कहा था कि रूस ने जॉर्जिया पर हमला करके उसकी वहां की 1/3 जो एरिया है उसको हड़प कर लिया है, दूसरे देशों को दे दिया है। अब रूस को कमजोर किया जाए तो रूसी गैस जो यूरोप में जाती है उसको ना बेचें, कतार से गैस जाए और पाइपलाइन लगेगी सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और सीरिया से होती हुई टर्की तक। तो बशार अल असद बोले बिल्कुल नहीं, पुतिन साहब तो मेरे चाचा हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि उनकी जो बिजनेस है उस पर कोई आरोप आए। और उसके बाद हिलरी क्लिंटन, नाम याद है आपको सर? 2012 में इस्तांबुल में मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में था जहां पर वो बोली बशार मस्ट गो, हिज टाइम इज ओवर। और तब से शुरू किया, फिर सिविल वॉर शुरू हो गई, बोला ये अरब स्प्रिंग है, टोटल रबिश। वहां के लोग नाराज थे, अनएम्प्लॉयमेंट थी, महंगाई थी, नेपोटिज्म था, उसके 4-5 जो फैमिली उसके करीब थी वो अच्छा पैसा बना रहे थे। पर ये शुरू हुआ, फिर रूस आया, सिविल वॉर खत्म होगी। अब पिछले 5 साल से सर, जो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है, ये आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे टर्की में, क्योंकि टर्की यही चाहता है कि अब एक प्रो टर्किश गवर्नमेंट आए ताकि मैं नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया को ले लूं और कर्द लोगों को वो मेरे साथ मिलके उनका बैंगन का भरता बना दे और हम पराठे के साथ उसको खाएंगे, क्योंकि कर्द लोगों से मुझे नफरत है। तो अब आप क्या देखने वाले हैं? सिविल वॉर। और ये जो आदमी है जिसको अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था, अल जुलानी, आजकल तो ये इनका डार्लिंग बन गया है। ये कुछ नहीं होने वाला सर। वही गलती बार बार। इतिहास का सबक क्या है जनरल बख्शी साहब?
इतिहास का सबक यही है ऑगस्टीन साहब कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। बिल्कुल वो सही फिर आपने से- कहा और साहब, जिसको आप बिल्कुल सही deep आपने state कहा। में- जिसको और black- टेररिस्ट घोषित किया गया अल जलौनी को, जिसके ऊपर बाउंटी घोषित की गई, आज वही सबसे प्यारा नजर आ रहा है अमेरिका को। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, टेररिज्म को लेकर ये दो मुहा चेहरा सीधे तौर पर हम कह सकते हैं अमेरिका का। वहीं देखिए दमिश्क में विद्रोहियों का जश्न, इससे जुड़ी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। कब्जे के बाद आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया, स्थानीय लोग भी जश्न में शामिल हुए। असद सरकार के खात्मे पर जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भारी संख्या में सीरिया की राजधानी दमिश्क में ये तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और विद्रोही गुट के जवानों के साथ मिलकर जश्न मनाया जा रहा है। और वहीं सीरिया के होम्स में विद्रोहियों ने जश्न मनाया है। बशर अल असद के पिता की मूर्ति को यहां पर तोड़ दिया गया, मूर्ति को गिरा दिया गया। हाफिज अल असद की मूर्ति को यहां पर गिराया गया है। होम्स के स्थानीय लोगों ने भी इसके बाद खुशी मनाई, जश्न मनाया। ये देखिए तस्वीर। और वहीं लेबनान में भी सीरिया के तख्ता पलट का जश्न मनाया जा रहा है। लेबनान के त्रिपोली में सीरियाई तख्ता पलट की खुशियां मनाई गई। असद शासन के अंत पर लेबनान में देखिए कैसे जश्न हो रहा है। आतिशबाजी छोड़ी जा रही है, हवा में फायरिंग करके लोगों ने जश्न मनाया। ये देखिए। और खुश तो तुर्की भी है। तुर्की में भी सीरिया के तख्ता पलट का जश्न मनाया गया है। इस्तांबुल में विद्रोहियों की जीत का जश्न मनाते दिखे लोग। असद सरकार के अंत पर तुर्की में देखिए कैसे खुशियां मनाई जा रही हैं। विद्रोहियों को तुर्की के समर्थन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और अब तुर्की से जश्न की तस्वीरें भी सामने आई हैं तख्ता पलट के बाद। तो सीरिया में तख्ता पलट हुआ है और आप देखिए कैसे लेबनान से तुर्की तक जश्न मनाया जा रहा है। और खास बात यह है कि सीरिया से ही कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आम लोग भी शामिल हैं, जश्न का हिस्सा है। विद्रोही गुट के जवानों के साथ वो जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। दमिश्क में आप देखिए सीरिया की राजधानी में कैसे जश्न मनाया जा रहा है। होम्स में जश्न मनाया जा रहा है। यहां तक कि तुर्की के इस्तांबुल में लोग सड़कों पर उतरकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेबनान के त्रिपोली में भी जश्न मनाया गया है और लोगों ने तख्ता पलट का समर्थन किया है। खत्म हो गई असद की सत्ता। बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका है विद्रोहियों ने। सीरिया में 53 साल बाद असद के परिवार का शासन खत्म हुआ है। 53 साल बाद 1970 में हफीज अल असद ने पहली बार असद शासन की नींव रखी। साल 2000 में बशर अल असद ने सीरिया की सत्ता संभाली। मार्च 2011 में विद्रोहियों ने बशर अल असद सरकार के खिलाफ सिविल वॉर की शुरुआत कर दी। 13 साल 8 महीने तक असद सरकार के खिलाफ विद्रोहियों का यह संघर्ष जारी रहा। गृह युद्ध के दौरान सीरिया में जानते हैं कितने लोगों की मौत हुई थी? 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी उस वक्त। और अब एक बार फिर तख्ता पलट हो चुका है सीरिया में। हमारे साथ जीडी बख्शी साहब भी मौजूद हैं। बख्शी साहब, अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद इस पूरे रीजन में आप कोई बदलाव देखते हैं क्या? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया को लेकर अपना रुख साफ किया है कि अमेरिका को यहां पर नहीं होना चाहिए, हमारा कोई वास्ता नहीं। क्या बहुत कुछ बदलेगा जनवरी के बाद? देखिए, बदलेगा, जरूर बदलेगा। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये जो लड़ाइयाँ यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में, ये मेरी स्टार्ट की नहीं है, ये बाइडेन साहब की विरासत है और मैं नहीं चाहता इन लड़ाइयों में बॉग डाउन रहना। वो डीप स्टेट के साथ बड़ा बदलाव करना चाहते हैं
और अगर डीप स्टेट को वो आड़े हाथ लेना चाहते हैं, ही विल नीड पीस एंड क्वाइट आउटसाइड। ही कैनॉट हैव वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दोनों के साथ डील करना उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसके लिए वो ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मैं यूक्रेन में जंग बंद करना चाहूँगा, सीज़ फायर कराना चाहूँगा और मिडिल ईस्ट में भी सीज़ फायर कराना चाहूँगा, ताकि वो अपनी तवज्जो इंटरनल मैटर्स, अपनी इकोनॉमी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस, जो है एनर्जाइजिंग ऑफ द एमुनेशन स्टॉक पाइल्स, द सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जो सारा इतना खर्चा हुआ है यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में, उसको मेकअप करना है। डिफेंस बजट शायद बढ़ाना होगा टू 5% ऑफ जीडीपी। इकोनॉमी को देखना होगा। सो ही वुड लाइक टू फोकस इनवर्ड्स एंड इसके लिए मुझे उम्मीद है कि वो शांति चाहेंगे। क्या बाइडेन सरकार उनको शांति स्थापित करने देगी? बाइडेन साहब तो हाथ धो के लग गए हैं कि मैं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करूंगा यूक्रेन में जाते जाते, ताकि मुसीबत हो ट्रंप के लिए। बिल्कुल, मैं यहां पे भी लड़ाई को बढ़ाना चाहता हूं। तो वो तो साहब बिल्कुल ही कुछ और ही मूड में लग रहे हैं कि मैं तो गया सनम, हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे टाइप एटीट्यूड है, और जिसके चलते वो बहुत रेकलेस होते जा रहे हैं। फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि तमाम ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि ट्रंप के आने के बाद भी इस पूरे इलाके में शांति न स्थापित हो पाए। और देखिए, सीरिया छोड़कर भाग रहे हैं असद के सैनिक, इराक भाग रहे हैं बशर अल असद के सैनिक। ये हालत हो गई। सैन्य उपकरण के साथ भागने की कोशिश की है सैनिकों ने। T-55 टैंक और होवित्जर के साथ भाग रही है असद की फोर्स। ये देखिए, ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब बशर अल असद के सैनिक तमाम साजो सामान के साथ, सैन्य उपकरणों के साथ इराक का रुख कर रहे थे। ये इस वक्त स्थिति है सीरिया के अंदर। वहीं असद फोर्स के सैनिकों को वार्निंग दी गई है। असद के सैनिकों को सरेंडर करने की चेतावनी दे दी है। विद्रोहियों ने सरेंडर किया तो जान बख्श दी जाएगी। ये सीधा मैसेज बशर अल असद के सैनिकों को दिया गया है विद्रोही गुटों की तरफ से कि अगर अपनी जान की हिफाजत चाहते हो तो कर दो सरेंडर। तो देखिए, सीरिया के विद्रोही गुट की इराक को वार्निंग। ये बड़ा डेवलपमेंट है। इराक को वार्निंग दी गई है, चेतावनी दी गई है। इराकी एंटी टेरर फोर्स को रोकने की चेतावनी जारी की गई है। विद्रोही गुट तहरीर अल शाम के लीडर ने इराकी पीएम अल सुदानी से इस बाबत बात की है। सीरिया के मामलों से दूर रहने की इराक को दी गई है वार्निंग। तो सीरियाई विद्रोहियों की तरफ से इराक को चेतावनी दी गई है, इराक को वार्निंग दी गई है। कैसे, आइए आपको इसकी डिटेल बताते हैं। सीरियाई विद्रोही गुट तहरीर अल शाम के चीफ ने बाकायदा इराक की सरकार को वार्निंग दे दी है। सीरिया के मामलों से इराकी एंटी टेरर फोर्स को दूर रखने की वार्निंग दी है। यानी विद्रोहियों पर कोई हमला एंटी टेरर फोर्स की तरफ से नहीं होना चाहिए, इराक से नहीं होना चाहिए, यह कहा गया है। इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट को संभालने की वार्निंग दी गई है। असद की सेना का समर्थन कर सकता है पॉपुलर मोबिलाइजेशन। इराक का ईरान समर्थित ग्रुप है ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट। सीरिया बॉर्डर के नजदीक इस यूनिट का दरअसल मूवमेंट देखा गया और उसी के बाद विद्रोहियों की तरफ से इराक को यह वार्निंग दी गई। तो मिडिल ईस्ट में टूटता ईरान का रिंग ऑफ फायर कैसे, जरा आप समझिए। इस वक्त मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं और ईरान के लिए जो मुश्किलें पैदा हुई हैं उसका माजरा क्या है। मिडिल ईस्ट में ईरान का पूरा नेटवर्क दरअसल ध्वस्त हो रहा है। सीरिया में असद की सत्ता खत्म होने से जाहिर है ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा है। लेबनान में हिजबुल्लाह को कई साल पीछे ढकेल दिया गया है, इससे भी ईरान का बहुत नुकसान हुआ है। गाजा में हमास के खत्म होने से भी ईरान को नुकसान पहुंचा है, उसकी ताकत कम हुई।
हूती पर अमेरिकी दबाव से भी ईरान को कहीं ना कहीं खतरा बढ़ा ही है। ऑगस्टीन साहब, किस तरह से आप देखते हैं आज की तारीख में जो ईरान की स्थिति नजर आ रही है? अगर 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था हमास का इजराइल पर, तब से लेकर अब तक की स्थिति ईरान के लिए, ईरान के मद्देनजर अगर देखी जाए तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। बिल्कुल समीर, 3 चीजें बड़ा स्पष्ट हुआ है यहाँ पे। सबसे पहली बात, और हमें भी ये सीख लेना चाहिए कि मोदी जी इसके बारे में कहते रहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो जनसंख्याई लाभांश जो हैं, वो जो भी देश इसके ऊपर नहीं काम करेगा वो देश इस तरह से कोलैप्स करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ईरान को भी इस सारी चीजों से सीख लेना चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नॉन अलाइनमेंट, जो गुट निरपेक्ष आपको होना जरूरी है। आसाद गुट निरपेक्ष होते, दोनों तरफ अगर डोल बजा रहे होते अमेरिका और रशिया, तो उनको आज ये दिन देखना ना पड़ता। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है, रूस पर ज्यादा भरोसा करने का खामियाजा भुगत लिया क्या उन्होंने? डन कर लिया। नहीं, देखिए, अगर ये तीनों चीज जिस देश ने भी खोया है, जन भागीदारी या फिर जमहूरियत और जनसंख्या के लाभांश और कूटनिरपेक्ष, वो आप देखिए वो देश पिछले 1.5 साल 2 साल में कोलैप्स ही किया है। और ईरान का फ्यूचर आप लिखित में ले लीजिए समीर जी, पत्थर के लकीर में लगा लीजिए, ये ईरान का फ्यूचर है जो आज सीरिया का प्रेजेंट है। वो अगर ये तीनों चीज पे अगर नहीं काम करते हैं और नहीं कर रहे हैं, और इस तरह से जब करेंगे तो कोलैप्स होना लाजमी है। और इजराइल और अमेरिका इसके तरफ और घी में आग डालेगा, जैसे जनरल साहब ने कहा है, और इसको और जल्दी से जल्दी इसको एक्सेलरेट करेगा इस प्रोसेस को, ताकि ईरान फाइनली कोलैप्स कर जाए। घी डालने की कोशिश में है और असल निशाना जो है वो है ईरान। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही विनोद जी। और वहीं देखिए, असद ने अमेरिका से लगाई थी मदद की गुहार, अमेरिका से डील करने की कोशिश में थे बशर अल असद। असद ने अपनी सरकार बचाने की कोशिश की थी, ईरान के खिलाफ अमेरिका को मदद की पेशकश की गई थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है। तो क्या वाकई ऐसा हुआ था? यह एक अहम सवाल है। अमेरिका से डील की कोशिश असद का आखिरी दांव था क्या? सीरिया छोड़ने से पहले असद ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई थी, यूएई के जरिए अमेरिका से डील करने की कोशिश की गई थी, यह दावा है इस रिपोर्ट में। ईरान के खिलाफ अमेरिका को मदद की पेशकश की थी, हिजबुल्लाह से संबंध खत्म करने के लिए भी तैयार हो गए थे बशर अल असद। नॉर्थ वेस्ट सीरिया का इलाका विद्रोहियों को सौंपने का प्रस्ताव उनकी तरफ से रखा गया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। और सीरिया में अमेरिकी भागीदारी पर ट्रंप की दो टूक, सीरिया संघर्ष में शामिल ना हो अमेरिका, सीरिया जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। सीरिया में विद्रोहियों ने अभूतपूर्व कदम उठाया है, विद्रोहियों का कब्जा रूस के लिए भी बड़ा झटका है। इन बातों का जिक्र किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का सीरिया को लेकर रुख क्या है, यह आप समझिए। सीरिया में अमेरिका का क्या काम? ट्रंप पूछ रहे हैं ये सवाल। सीरिया संघर्ष में शामिल ना हो अमेरिका, सीरिया जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सीरिया में हमारी लड़ाई नहीं है, इसे चलने दो। सीरिया में विद्रोहियों ने अभूतपूर्व कदम उठाया है और सीरिया में असद के साथ साथ रूस का भी जाना तय है, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। वोरा साहब, रूस का जाहिर है सीरिया में बहुत कुछ स्टेक पर है। रूस की सेना पहले बशर अल असद की सेना के साथ मिलकर विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई लड़ती हुई नजर आती है, फिर अचानक न जाने क्या ऐसा होता है कि एक एक करके तमाम शहरों पर विद्रोही बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और पूरे देश पर उनका कब्जा हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं यह मुमकिन कैसे हुआ, यह हो कैसे गया, कहीं पर्दे के पीछे कोई खेल तो नहीं हुआ है?
100% पर्दे के पीछे खेल हुआ है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उस एरिया में, उन्होंने ये बताया है कि ये जो आतंकी लोग हैं या ये इंसरेक्शनिस्ट हैं, रेबल्स जो हैं, हाँ। इनकी संख्या 25,000 के आसपास है और इनको ट्रेनिंग टर्की में मिली थी इसीलिए इतनी जल्दी आ गए। मजेदार चीज ये है कि अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था अल जुलानी पर, जो लीडर है इस मूवमेंट का, और ये कहता मैं अमेरिका का डार्लिंग हूँ, चलिए 10 मिलियन जो हमको बशार के बारे में बताएगा उसको दे देंगे। मेरा मानना है सर, द रियल टारगेट, द नेक्स्ट टारगेट, जैसे ऑगस्टीन साहब ने भी कहा है, वो ईरान है। वहां डोमेस्टिक स्ट्राइक है। नेक्स्ट चीज आप वहां पर देखेंगे, रूस को अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है सीरिया में सर। अब वो चाहता है कि यूक्रेन के जंग को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। फुल फोकस ऑन यूक्रेन। यूक्रेन पिटेगा, रूस अपनी इमेज को बचाएगा और मिडिल ईस्ट जो है अनस्टेबल होता है, होने दो। सीरिया में टार्टस बेस छोड़ने की तैयारी में है रशिया। रूसी फ्लीट को टार्टस बेस खाली करने को कहा गया है। लताकिया बेस से भी रूसी सेना अब हट रही है। सीरिया से तुर्की की ओर गया रूसी सैनिकों का काफिला, तो रूस भी धीरे धीरे करके सीरिया छोड़ रहा है। पश्चिमी मीडिया ने हालांकि ये बड़ा दावा किया है। इस दावे में कितना दम है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन पश्चिमी मीडिया फिलहाल दावा यही कर रहा है कि लताकिया बेस से भी रूस की सेना पीछे हट रही है। तो सीरिया छोड़ने की तैयारी में है रशिया। असद के तख्ता पलट के बाद रूस के टार्टस बेस को छोड़ने का दावा किया गया है। रूसी फ्लीट को यह बेस खाली करने के लिए कह दिया गया है। खमीमिम बेस से भी रूसी सेना अब हट रही है। मिडिल ईस्ट में रूसी सेना का लॉजिस्टिक हब माना जाता है यह टार्टस बेस। भूमध्य सागर में रूसी सैन्य गतिविधियों का यह कंट्रोल सेंटर था और अब यहां से रूसी सेना के हटने की बात सामने आ रही है। पश्चिमी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है। और देखिए खबर यह कि खमीमिम एयरबेस पर रूसी एयरलिफ्टर नजर आए। सीरिया में एयरबेस खाली करने की तैयारी में है रशिया। खमीमिम एयरबेस पर रूसी AN-124 प्लेन होने का दावा किया गया है। बेस पर 3 IL-76 विमानों की लैंडिंग हुई है। सीरिया से सैन्य साजो सामान ले जाने की तैयारी है इन कार्गो प्लेन्स में। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और देखिए टार्टस नेवल बेस में अभी भी रूस की मौजूदगी है। भूमध्य सागर में अभ्यास कर रही है रूस की सेना। सैटेलाइट तस्वीरों का गलत मतलब निकाला गया। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने यह दावा किया है वेस्टर्न सैटेलाइट तस्वीरों में भी रूसी जहाज दिखे हैं। यह कहा है सरगेई लावरोव ने। और इस बीच खबर यह है कि इजरायली बॉर्डर के नजदीक पहुंच गए हैं सीरियाई विद्रोही। इजरायली बॉर्डर के नजदीक 2 इलाकों पर कब्जे का दावा किया गया है। सीरियाई विद्रोहियों पर इजरायल की नजर है। बॉर्डर पर इजरायल ने यही वजह है कि सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। तो सबब तो इजरायल की टेंशन का भी है। इजरायल की सीरियाई विद्रोहियों को देखिए चेतावनी सामने आई है। गोलान हाइट्स पर हमला ना करने की वार्निंग दी गई है। गोलान हाइट्स की ओर ना बढ़ने की वार्निंग दी गई है। इजरायल सीरिया समझौता ना तोड़ने की चेतावनी इजरायल की तरफ से जारी की गई। तो देखिए इजरायल की वार्निंग क्या है यह भी आपको जल्दी से बताते हैं। इजरायल की टेंशन का सबब बनते नजर आ रहे हैं विद्रोही। सीरिया के विद्रोही गुटों को यही वजह है कि इजरायल ने पहले ही चेतावनी दी है। उनके इरादों को भांप गया है इजरायल। गोलान हाइट्स की ओर ना बढ़ने की वार्निंग दी गई है इन विद्रोहियों को। गोलान हाइट्स पर हमले ना करने की चेतावनी दी गई है नेतन्याहू के मुल्क की तरफ से, क्योंकि इस वक्त विद्रोहियों की गतिविधियों को देखते हुए इजरायल भी टेंशन में है। सीरिया के विद्रोही गुटों को इजरायल ने चेतावनी दे दी है। और देखिए सीरिया बॉर्डर के नजदीक इजरायली सेना का हमला हुआ है। सीरिया लेबनान बॉर्डर पर इजरायल ने हमला किया है। सीरिया बॉर्डर से हथियार तस्करी का आरोप लगाया गया है। सीरिया बॉर्डर के नजदीक इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस हमले को अंजाम दिया।